हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में जनसंख्या या पॉपुलेशन और उसमें से लिए जाने वाले या चुने जाने वाले सैंपल्स या प्रतिदर्श न्यादर्श के बारे में हम समझने वाले हैं। तो और ये हम टॉपिक शैक्षिक अनुसंधान जो कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर का पार्ट है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के रिसर्च मेथड्स में ये उपयोग होता है। साथ ही साथ एमए एजुकेशन और यूजीसी नेट इत्यादि के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आज हम जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जनसंख्या क्या होती है, किस जनसंख्या से क्या ये जनसंख्या किस से संबंधित है। क्योंकि हम यहाँ रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये अनुसंधान में उपस्थित जनसंख्या के बारे में है। ठीक है ना। तो आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या होती है जनसंख्या और इससे चुने जाने वाला प्रतिदर्श या न्यादर्श। हमने अपनी पिछली वीडियो में जनसंख्या में प्रतिदर्शज, स्टैटिस्टिक्स और प्राचल या पैरामीटर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो वहाँ पर आपने समझा था कि जो संकेत हम प्रयोग करते हैं पूरी जनसंख्या के लिए उसे हम प्राचल कहते हैं, और जो संकेत हम प्रयोग करते हैं हमारे उस जनसंख्या से चुने गए सैंपल के लिए उन्हें हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स या प्रतिदर्शज। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो अब ये दो शब्द वहाँ पर आए हैं, प्रतिदर्शज और जनसंख्या। ठीक है, ये दो चीज़ें वहाँ पर आई थी, प्रतिदर्शज और साथ ही जनसंख्या, पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक्स आए थे। तो आज हम उसी जनसंख्या और उससे चुने गए सैंपल्स को समझने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए जनसंख्या क्या होती है। जैसा कि हमने बताया था कि कभी भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो वह रिसर्च किन्हीं कुछ समूहों पर किया जाता है, कुछ लोगों पर किया जाता है। और ख़ास तौर से जब ये सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च के विषयों पर हो, के सब्जेक्ट्स पे हो, तो उसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ही होते हैं जिन पर जो है अनुसंधान किया जाता है। तो जो चित्र वहाँ पर हमने समझा था, देखिए फिगर यहाँ भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हमारे जनसंख्या हो गई जिस पर हमें कुछ अनुसंधान करना है। ठीक है, तो इसको कहेंगे संपूर्ण जनसंख्या। चूँकि ये जनसंख्या में लोगों की जो संख्या है या इसमें उपस्थित जो यूनिट्स, इकाइयों की संख्या है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों होता है वो हमने पिछली वीडियो में समझा। तो उससे हम कुछ नमूने को चुन लेते हैं, नमूने के रूप में कुछ समूहों को चुन लेते हैं और उन्हीं पर रिसर्च करते हैं। यही सैंपल कहलाता है या फिर प्रतिदर्श या न्यादर्श कहलाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने समझी थी। तो आइए आज हम समझते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार की हो सकती है, कैसी कैसी जनसंख्याएं हो सकती हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, ये चीज़। ठीक है ना। तो जनसंख्या क्या है। जनसंख्या को देखिए हम कई नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं। या जनसंख्या से तात्पर्य यहाँ अनुसंधान में उपस्थित लोग हैं। अनुसंधान कार्य में जो समूह शामिल किए जा रहे हैं, जिन पर हमें अनुसंधान करना है, वे उन संपूर्ण लोगों के समूह को कहेंगे जनसंख्या। ठीक है ना। इसके लिए हम समष्टि का उपयोग करते हैं। समष्टि जनसंख्या या समष्टि एक ही चीज़ यहाँ पर कही जाएगी। ठीक है ना। तो जनसंख्या या समष्टि से तात्पर्य उन सभी इकाइयों के समुच्चय से या समूह से होता है जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। यानी हम इन समूह में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जनसंख्या या समष्टि क्या है, जिसमें लोगों का वो समुच्चय, इकाइयों का समुच्चय है जिसमें कुछ समान विशेषताएं होती हैं तथा जिनके संबंध में अनुसंधानकर्ता कुछ निष्कर्ष ज्ञात करना चाहता है। समझ में आ गया ना। तो ये जनसंख्या या समष्टि कहलाएगी, जिसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, रिसर्च पॉपुलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हम किसी कक्षा में अनुसंधान कर रहे हैं तो उस कक्षा के विद्यार्थी हमारे लिए जनसंख्या हो जाएगी, क्योंकि छोटी जनसंख्या होगी। अगर मान लीजिए हम किसी जिले में
अध्ययन करना चाहते हैं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का, तो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी पूरे जिले के हमारे लिए जनसंख्या हो गए, ठीक है ना। अगर हम माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का अध्ययन करना चाहते तो उस माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हमारे लिए पूरी जनसंख्या हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। बीमा एजेंटों की संख्या, मैंने जो भी चीज़ है माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या, तो ये चीज़ हुआ। हम कोई भी जिस अध्ययन जिन पर लोगों का अध्ययन जिन लोगों पर अध्ययन करना चाहते हैं वे उन लोगों के संपूर्ण समूह को, पूरे समूह को हम कहेंगे जनसंख्या, ठीक। तो अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जनसंख्या तो इस हिसाब से तो कई तरह की हो सकती है। अगर हमारी कक्षा छोटी है, हम केवल कक्षा में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे कक्षा में तो सीमित विद्यार्थी होंगे। लेकिन अगर ये विद्यार्थी कक्षा 5 के हैं, सोचिए, और अगर हम कक्षा 5 के विद्यार्थियों पर कुछ अध्ययन करना चाहते हैं जो कि पूरे जिले में या पूरे राज्य में है, तो ये जनसंख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इस बहुत बड़ी जनसंख्या को व्यवहारिक रूप में अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो तभी इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सैंपल का चुनाव करते हैं या प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या इस हिसाब से अगर कितने प्रकार की हो गई, एक जनसंख्या जिसे हम सीमित जनसंख्या कहते हैं, दूसरी असीमित जनसंख्या। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जनसंख्या ये दो प्रकारों में हम यहाँ पर बांट रहे हैं, और भी प्रकार आगे हैं उसको हम देख रहे हैं। तो पहली जनसंख्या सीमित जनसंख्या, फाइनाइट पॉपुलेशन, असीमित जनसंख्या या इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अभी हमने समझा, नाम से समझ में आ रहा है कि फाइनाइट पॉपुलेशन ऐसी जनसंख्या जिसके अंदर जो लोग हैं, जो इकाइयां हैं, उनकी संख्या हमें ज्ञात हो, हम उनके बारे में जानते हो कितनी संख्या है, तो वो सीमित जनसंख्या कहलाएगी, फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहीं हमारे पास कुछ ऐसी संख्या है, ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अध्ययन करना चाहते तो हैं, लेकिन उनमें उपस्थित कितनी इकाइयां हैं उनकी संख्या अनिश्चित है, सीमित नहीं है, अनंत है, ठीक है। तो वो कहलाएगी असीमित जनसंख्या। उदाहरण के लिए अगर हम किसी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, एक विद्यालय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें जो कक्षा के विद्यार्थी होंगे वो हमारे लिए सीमित जनसंख्या, उनको हम गिन सकते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी है। लेकिन यही अगर पूरे भारत देश में हम विद्यार्थियों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो वो जनसंख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर भी हम उसको गिन सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। असीमित जनसंख्या का मतलब, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे हम आकाश में तारों की संख्या, अगर उन पर हम उनके वो हमारी जनसंख्या हुए, तारे जो हैं उनको उनका गिनना जो है असंभव है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है ना। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या, हमारे शरीर में कोशिकाएं अगर हमारी जनसंख्या के रूप में शामिल हो रही हैं रिसर्च में, तो ये कोशिकाएं अनंत हो जाएंगी, बहुत बड़ी संख्या है इनकी, ठीक है ना। तो हम ऐसा देख रहे हैं, हम इनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये संख्या इतनी बड़ी हैं, इतनी बहुत ज़्यादा है कि इनको गिनना जो है बहुत ही दुष्कर, बहुत कठिन कार्य है, ठीक है। इसीलिए हम इनको असीमित जनसंख्या के अंतर्गत रख देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा। तो सीमित और असीमित जनसंख्या यहाँ पर ये हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और वर्गीकरण हमने जनसंख्या का देखा है, परिकल्पित और यथार्थ जनसंख्या। परिकल्पित और यथार्थ जनसंख्या ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन और एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। देखिए, परिकल्पित और यथार्थ जनसंख्या में बेसिक सा डिफरेंस है कि जब हम रिसर्च में ऐसी जनसंख्या को शामिल कर रहे हैं जो मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं है, यानी कि वो जनसंख्या, वो व्यक्ति या फिर कोई वस्तुओं का समूह जो कि हमारे रिसर्च में शामिल हो रहे हैं वो हमारे सामने नहीं हो, अमूर्त हो, तो ये कि जब शामिल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उनकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक। तो ऐसी जनसंख्या परिकल्पित जनसंख्या कहलाएगी। जैसे कि हम एक सिक्के को, यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है कि जैसे कि हम एक सिक्के को 100 बार उछाल रहे हैं और हेड और टेल आने की संभावित आवृत्तियों की संख्या, ये क्या हो गई? ये परिकल्पित जनसंख्या हो गई। हम बिना सिक्का उछाले भी इसका अनुमान पहले ही लगा सकते हैं, ठीक। यानी कि जब भी हम कभी अनुमान के आधार पर परिकल्पना के बारे में सोच लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं उस जनसंख्या के बारे में, ठीक है, उस परिस्थिति के बारे में, तो वो हमारी परिकल्पित जनसंख्या कहलाएगी। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जनसंख्या केवल लोगों का ही समूह नहीं हो सकता है,
जनसंख्या किसी भी परिस्थिति, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान इत्यादि का भी समूह हो सकता है, ठीक है, जिस पर हमें शोध करना हो, ठीक है ना। तो अगर हम उसकी कल्पना कर रहे हैं तो परिकल्पित जनसंख्या हो गई। लेकिन वही यहाँ पर जनसंख्या अगर हमारे सामने मूर्त रूप में है, ठीक है, हमारे सामने है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे समूह हैं, तो हम इसे कहेंगे मूर्त या यथार्थ जनसंख्या, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे छात्रों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, मरीजों की संख्या इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो है यथार्थ जनसंख्या हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो यथार्थ जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है ना, ज़्यादातर जो रिसर्च में प्रयोग की जाने वाली जनसंख्या वो यथार्थ जनसंख्या। फिर भी हम इन जनसंख्याएं जो होती हैं ये बड़ी संख्या में अगर हैं, छोटी हैं या फिर बड़ी हैं, ठीक है, छोटी हैं तब तो हम उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब वो जनसंख्या बड़ी है तो हमें उससे कुछ सैंपल इकट्ठा करना होता है, ठीक। अब वो सैंपल जो होता है वो उसके गुण क्या होने चाहिए, उस सैंपल का गुण ये होना चाहिए कि वो हमारी जनसंख्या का को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। तो अब इसके आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें कि एक और वर्गीकरण जनसंख्या का, तो हम कहेंगे समजातीय जनसंख्या और विषम जातीय जनसंख्या, होमोजीनियस पॉपुलेशन, हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन, ठीक है ना। एक ये जो है ये जो वर्गीकरण किया गया है ये उस जनसंख्या में उपस्थित जो समूह हैं उनकी प्रकृति के आधार पर कर रहा है, और उसमें जो समूह में जो भी चीज़ें शामिल हैं, उस शामिल होने वाली चीज़ें उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, इस आधार पर ये बांटा गया है। जैसे उदाहरण के लिए कि वह जनसंख्या जिसकी प्रत्येक इकाई एक समान हो, यानी कि जो उस जनसंख्या में अगर सभी इकाइयाँ एक समान हैं, ठीक है ना, और एक समान होने का मतलब क्या है कि उसमें से अगर कोई एक या दो ही इकाई को हम देख के पूरी जनसंख्या का अंदाज़ा लगा लें तो ये जो है कहलाएगी समजातीय जनसंख्या। जैसे कि बहुत सारे लोगों का समूह है, जैसे लोग तो हैं, तो लोगों में तो वैयक्तिक विभिन्नता होती है, लोग अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उदाहरण में लिखा हो कहीं, देखिए, हाँ, गेहूँ, जैसे गेहूँ हमने लिया, एक बोरा गेहूँ लिया, क्या हम सभी दानों को चेक करते हैं? नहीं, हम उसमें से एक मुट्ठी दाने निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, पूरे गेहूँ का अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें किस तरह का होगा, ठीक है ना। जैसे किसी तत्व में जो तत्व यौगिक के कण हो गए, कोशिकाएँ हो गई, ये क्या है, ये सब एक टाइप के होते हैं, जहाँ पर होते हैं वो एक ही प्रकार के होंगे, तो ये समजातीय जनसंख्या हो गई। लेकिन सामाजिक अनुसंधानों की बात करें तो सामाजिक अनुसंधानों में जैसे शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि में लोगों का समूह होता है और लोगों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, और इस वैयक्तिक विभिन्नता के कारण वो जनसंख्या प्रत्येक रूप से एक समान नहीं हो सकती है, इसीलिए हम इसको विषम जातीय जनसंख्या कहते हैं। अर्थात विषम जातीय जनसंख्या क्या है, जिसकी प्रत्येक इकाई परस्पर क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो इसलिए इसे विषम जातीय जनसंख्या कहते हैं, और जब हम रिसर्च करते हैं लोगों पर तो वो विषम जातीय जनसंख्या ही होती है। समझ में बात आ गई होगी। तो ज़्यादातर हम जो भी रिसर्च करते हैं लोगों पर वो विषम जातीय जनसंख्या का ही होता है। तो आइए, अब हमने कर ली बात किसकी, जनसंख्या की। अब उस जनसंख्या हमने देखा कि जनसंख्या छोटी बड़ी भी हो सकती है, तो उसमें से जब हम सैंपल चुनते हैं, जब हम प्रतिदर्श चुनते हैं या न्यायदर्श चुनते हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, आइए देखते हैं। प्रतिदर्श या न्यायदर्श क्या होता है, हमने समझा था कि प्रतिदर्श जो होते हैं जनसंख्या से चुने हुए भाग होते हैं, ठीक है ना। प्रतिदर्श या न्यायदर्श क्या होते हैं, जनसंख्या से चुने हुए भाग होते हैं जो कि इस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, या अर्थात प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या हुआ, प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये हुआ कि हम जनसंख्या से जो सैंपल चुन रहे हैं, ठीक है, हम जनसंख्या से जो सैंपल चुन रहे हैं उस सैंपल में वे सभी गुण होने चाहिए जो कि पूरी जनसंख्या में है, ठीक है ना। तभी हम ये कहेंगे कि वह चुना गया सैंपल, चुना गया प्रतिदर्श अपनी पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे इसमें मान लीजिए जितने टाइप के लोग इसमें शामिल हैं,
हमारी जनसंख्या में भी उसी अनुपात में उतने ही टाइप के लोग सैंपल में भी शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ उचित प्रतिनिधित्व करना। बात समझ में आ गया। चलिए, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रतिदर्श क्या है। प्रतिदर्श शब्द जो है शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि ये सैंपल शब्द का हिंदी पर्याय है प्रतिदर्श, और सैंपल की उत्पत्ति हुई है एग्जाम्पलम, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है उदाहरण, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पूरी जनसंख्या से एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में चुने गए कुछ लोगों का समूह है ना, जो है प्रतिदर्श या सैंपल कहलाता है। प्रतिदर्श जनसंख्या की कुछ ऐसी इकाइयों का संकलन होता है जिन्हें जनसंख्या की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप चुना जाता है। ठीक है ना, तो ये जनसंख्या ये जो है प्रतिदर्श या न्यादर्श हो गया, इसको न्यादर्श भी कहते हैं। ठीक है ना, साधारण सी बात है। तो इस प्रकार जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या से चुने गए न्यादर्शों के बारे में हम एक बात ये कह सकते हैं कि प्रतिदर्श वास्तव में जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए चुना गया वह अंश होता है। ठीक है ना, प्रतिदर्श क्या होता है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए चुना गया एक अंश, एक भाग है जिसका अनुसंधानकर्ता वास्तव में अध्ययन करता है तथा जिससे प्राप्त प्रतिदर्श की विशेषताओं, प्रतिदर्श की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रतिदर्श जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा, प्रतिदर्श की विशेषताएं जो भी हैं है ना, उसकी विशेषताओं को, प्रतिदर्शजों को का सामान्यीकरण करता है, जनरलाइजेशन करता है, और इस जनरलाइजेशन करने के आधार पर पूरी जनसंख्या की विशेषताओं, पूरी जनसंख्या की विशेषताओं को क्या बोलते हैं, प्राचल बोलते हैं, का अनुमान लगाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात समझ में आई, जो कि मैंने ये चीज़ें पीछे भी हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो प्रतिदर्श वास्तव में जनसंख्या का एक भाग है जिसका अध्ययन करता है कौन, अनुसंधानकर्ता, और पता लगाता है प्रतिदर्शजों को, और वे प्रतिदर्शज के आधार पर, उन प्रतिदर्शजों के आधार पर हम पूरी जनसंख्या का जो है अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी जनसंख्या, जनसंख्या से चुने गए प्रतिदर्श। ठीक है, प्रतिदर्श या सैंपल। अब इस सैंपल की चुनने की ज़रूरत क्या है, तो जैसा कि अभी तक हमने चर्चा में समझा कि इसकी ज़रूरत क्या है प्रतिदर्शों को चुनने की, तो जाहिर सी बात है कि पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात है समय की बचत। समय की बचत कैसे होगी, तो समय की बचत इस तरह से होगी कि जब हम पूरी जनसंख्या को, बड़े समूह को लेते हैं, तो बड़े समूह पर अध्ययन करना एक इतना सरल कार्य नहीं है। उनसे डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, उसको अरेंज करना, सारणीबद्ध करना, उस पर विश्लेषण करना, ठीक है, तो ये इसमें बहुत समय जो है वो लगता है। ठीक, तो जब हम इस बड़ी जनसंख्या से छोटा सा सैंपल निकाल लेंगे तो हमें इसका अध्ययन करना आसान होगा, और इसके द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम सामान्यीकृत कर देंगे पूरी जनसंख्या पर। समझ में आया ना, तो इस तरह से समय की बचत हो जाएगी, और जब समय की बचत होगी तो धन की भी बचत होगी। धन की बचत कैसे होगी, जो भी खर्च आ रहा है पूरी जनसंख्या पर रिसर्च करने में खर्च बहुत ज़्यादा होगा, हमारे उपकरण अधिक लगेंगे, है ना, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो खर्च हैं वो बड़ी जनसंख्या पर करने में अधिक लगेंगे। तो उससे अगर हम छोटी जनसंख्या या सैंपल चुन लेंगे और छोटी जनसंख्या पर अध्ययन करेंगे तो हमारा खर्च भी कम लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से हम करेंगे अध्ययन सैंपल पे, तो उससे जो प्रक्रिया है वो अधिक सरल हो जाएगी, अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी, सुविधाजनक हो जाएगी, इस पर प्रशासन भी जो है वो आसानी से किया जा सकता है, और जानकारी विस्तृत होगी। हम छोटे सैंपल पर अध्ययन करके पूरी जनसंख्या का अनुमान लगा लेते हैं, तो इससे हमारी जानकारी भी विस्तृत हो जाती है। असीमित जनसंख्या का अध्ययन, बहुत बड़ी जनसंख्या अगर हुई तो भी सैंपलिंग के द्वारा हम जो है अनुसंधान उसका कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिदर्श की सीमाएं, यानी कि सैंपल चुनने की कुछ सीमाएं भी हैं। अगर हम सैंपल चुन रहे हैं, देखिए सैंपल चुनना तो अपनी सुविधा के लिए किया जा रहा है ना, लेकिन ये सैंपलिंग की
कुछ सीमाएं भी इस हिसाब से हो जाती हैं। अगर हम वास्तविक जनसंख्या का अध्ययन करते तो शायद निष्कर्ष और यथार्थ आते, और भी अधिक यथार्थ आते, लेकिन चूंकि ये व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है, फिर भी इसीलिए इसमें कुछ सीमाएं भी आ जाती हैं। तो वो सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, ऐसा इस तरह से कह सकते हैं कि पक्षपात की संभावना। अनुसंधानकर्ता कभी कभी जाने अनजाने में पक्षपात भी कर सकता है ना। जिस जनसंख्या को चुनना है उसमें वह पक्षपात कर सकता है, तो पक्षपात की संभावना हमेशा रहती है। प्रतिनिधित्व की समस्या। प्रतिनिधित्व का मतलब हो सकता है कि अनुसंधानकर्ता ऐसी जनसंख्या चुने जो कि अपनी ऐसी जनसंख्या से सैंपल को चुने जो वो सैंपल जो है पूर्ण रूप से उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व न करता हो, रिप्रेजेंट न करता हो, ठीक है ना। तो भी हमारे निष्कर्ष जो है गलत प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसकी समस्या हमेशा। योग्य व्यक्ति की आवश्यकता। देखिए, सैंपल चुनना एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता ही, एक अच्छा अनुभवी अनुसंधानकर्ता ही अच्छे सैंपल को चुन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता भी होनी चाहिए। प्रतिदर्श प्रयोज्य की अस्थिरता का मतलब ये है कि जिस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिसको सैंपल के रूप में चुन रहे हैं, जिन व्यक्तियों को सैंपल में हम शामिल कर रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार से उनकी परिस्थिति बदलती है, ठीक है ना, तो हमारे अनुसंधान पॉपुलेशन पर जो हम सामान्यीकरण करने वाले हैं इस सैंपल के आधार पर, वो जो है सैंपल के आधार पर जो सैंपल का अध्ययन करके जो पॉपुलेशन पे हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए सैंपल में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं वो स्थायी स्थिर होने चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए जब तक हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी एक सीमा हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो आज हमने इस प्रतिदर्श और जनसंख्या के बारे में इस वीडियो में समझा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपका है, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा सपोर्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।